हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्लास 12 का पॉलिटिकल का ये तीसरा चैप्टर है, समकालीन दक्षिण एशिया क्या है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं और दक्षिण एशिया क्या है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों क्या है, दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। उत्तर की ओर विशाल हिमालय पर्वत है, दक्षिण का हिंद महासागर है, पश्चिम का अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या दक्षिण एशिया के अंदर आती है। ठीक है, समझ गए। तो हमें दक्षिण एशिया के क्या देशों के नाम याद रखने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। कौन कौन से बताया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के अंदर क्या है, दक्षिण एशिया में थोड़ा बहुत इनके बीच में आपस में टकराव होता रहता है। ठीक है, और दक्षिण एशिया में दो सबसे छोटे देश हैं। ठीक है, जैसे भूटान, भूटान में क्या 2008 में सार्वजनिक राजतंत्र बना गया, राजा के नेतृत्व में वहाँ बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। दूसरा प्रायद्वीपीय देश मालदीव है, जहाँ पर 1968 तक सल्तनत मतलब परिवर्तन होता रहा और 1968 में एक गणराज्य बना। यहाँ शासन की अक्षनात्मक प्रणाली अपनाई जाती है। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान करा। मालदीवीय डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। एमडीपी ने 2008 में हुए चुनाव में जीत हासिल करी। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र आकांक्षाओं में सहभागी रही है। इस क्षेत्र के 5 बड़े हाल ही में सर्वेक्षण करा गया। सर्वेक्षण के जरिए बात जाहिर हो गई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र जो है वो जनता के हाथ में है। लोकतंत्र को अच्छा बनाया गया है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का शासन। यहाँ पर जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। अब देखो पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र अगर आप उठा के देखोगे, पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल आयूब खान के हाथ में आ गई। ठीक है, इनके शासन के खिलाफ जिनके हाथ में आ गई, ये क्या करने, अपनी मनमानी करने लगे। इनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा उठ पड़ा। ऐसे में इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर सैनिक जो मतलब शासन जो था, मतलब जितना भी शासन था वो सेना के हाथ में चला गया और जनरल याह्या खान ने शासन की डोर संभाली। याह्या खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ और युद्ध के फलस्वरूप पाकिस्तान पाकिस्तान का टूट गया और एक नया स्वतंत्र देश बना जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। समझ गए बात को। तो आप उठा के देखो तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान में आज तक कोई सरकार पूरी 5 साल चल ही नहीं पाई। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर शासन चेंज होता रहता है और ज़्यादातर क्या होता है, सेना क्या करती है, अपने हाथ में क्या करती है, पावर रखती है और सेना क्या कर कठपुतली की तरह चलाती है उनको। ठीक है, समझ गए बात को। जैसे कि देखो 1999 में एक बार फिर से सेना ने दखल दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। पाकिस्तान की सेना की हुकूमत हुई। ठीक है, तो मान लो पाकिस्तान में लोकतंत्र क्या ना के बराबर है और चुनाव तो नाम मात्र के लिए ही होते हैं। ये देखो परवेज मुशर्रफ है, वो क्या करें, 1 में से 1 गया 0 और 1 - 1 भी 1 होता है और 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। इसका मतलब यही सब कुछ थे। ये इन्होंने ये प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, जनरल के कमांडर हो गए, सब कुछ, नौसेना, थल सेना, एयरफोर्स, सबके कमांडर खुद ही बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की सत्ता जो है वो कैसे चलती है, वह सेना के हाथों में अधिकतर रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। अंग्रेज राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्व पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने निर्वाचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में सुनिश्चित हिस्सेदारी की मांग करी। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजाहिदुद्दीन ने लिया
और उन्होंने क्या करा, स्वतंत्रता की मांग करी। ठीक है, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के चुंगल से क्या हुआ, बांग्लादेश आज़ाद हुआ। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या हुआ, पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने क्या आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और आखिरकार एक नया देश बना जिसका नाम था क्या, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत के क्या अच्छे संबंध है। ठीक है, ये देखो चित्र देखने से मिलता है आपको। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के क्या काफ़ी अच्छे संबंध है। 1987 में जनरल इशद के खिलाफ लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मारे गए नूर हुसैन की याद में ढाका विश्वविद्यालय में एक तस्वीर है, ये तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, तस्वीर उस समय दिखाई गई कि सेना के हाथ किस प्रकार के लोग मारे गए थे, तो ये दिखा रहा है। ठीक है, और एक बार ध्यान रखो, आपसे कभी कभी MCQ क्वेश्चन को तो पूछ लेता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने हमारा लिखा था, हमारे देश का राष्ट्रीय गान भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, और बांग्लादेश का भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बांग्लादेश बना। अब आता है नेपाल। नेपाल में देखो, नेपाल में राजा महाराजा की सत्ता पाई जाती है। ठीक है, तो नेपाल में भी क्या भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपाल के लोकतंत्र में बनाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेपाल अतीत में क्या था, एक हिंदू राष्ट्र था। फिर आधुनिक काल में कई वर्षों तक यहाँ सार्वजनिक लोकतंत्र रहा। सार्वजनिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाती रही, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर रखा था और नेपाल में लोकतंत्र रुका रहा। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली और नेपाल में क्या लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और भारत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब आता है श्रीलंका में जातीय संघर्ष। श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में, और श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। तो जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दो प्रकार की क्या है प्रजाति जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, दो प्रकार के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एक सिंघली और एक तमिल जाति के लोग ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंघली लोग क्या है ज़्यादा हैं और तमिल जाति के लोग यहाँ पर क्या है कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो सिंघली लोग न यहाँ पर नहीं चाहते थे कि तमिल जाति के लोग भी संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, वो भी लोकतांत्रिक पार्टियों के अंदर आए, और तमिल जाति के लोग अपने अधिकारों के लिए क्या करते हैं, आंदोलन करते रहते थे। इनमें एक तमिल उग्रवादी संगठन था जिसका नाम था लिट्टे लिबरेशन। ठीक है, टाइगर रिजर्व तमिल इलम। ठीक है, ये एक प्रकार का संगठन था। ठीक है, और ये समय समय पर क्या करता है, तमिल के लोगों की मांग उठाता रहता था। श्रीलंका की समस्या भारतवासियों सी लोगों से जुड़ी थी। क्यों, क्योंकि भारत की तमिल जनता का भारत सरकार पर काफ़ी दबाव था। वह श्रीलंका तमिल के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार पर दबाव डालती थी। समय समय पर तमिल के सवालों पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की कोशिश करती थी। ठीक है, तो ये देखो, ये जनता जो है ये आवाज़ उठाती है, तमिल लोग आवाज़ उठा रहे हैं श्रीलंका के अंदर कि उनको भी राइट्स मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। ये देखो, ये एक तरफ तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति है राजपक्षे, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो अपनी सरकार को प्रमोट कर रहे हैं और वहीं पर लिट्टे, ठीक है, उनको भी बैलेंस करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद क्या वहाँ पर क्या हुआ, शांति स्थापित हुई। कहाँ पर, श्रीलंका में। ठीक है, अब क्या हुआ, श्रीलंका में जब शांति स्थापित हुई, लेकिन जो तमिल जाति के लोग जो थे उनको क्या मिल नहीं पा रहा था, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा था। तो 2009 के अंदर वहाँ पर हिंसा फिर से भड़क गई। ठीक है, और हिंसा भड़कती चलेगी, और हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो हत्या है वो किन्होंने करी थी, उन्होंने लिट्टे संगठन ने ही करी थी। ठीक है, परंतु बाद में क्या वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर शांति स्थापित हो गई। अब आता है भारत और पाकिस्तान। भारत और हम पाकिस्तान की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के कई बार युद्ध हुए हैं और हर युद्ध के अंदर पाकिस्तान की क्या हार हुई। पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मांग करता रहता है कि जम्मू कश्मीर उसका है, जबकि वो गलत है। जम्मू कश्मीर किसका, भारत का है। ठीक है, और जो पाकिस्तान के बाद जम्मू कश्मीर है उस पर भी किसने, पाकिस्तान ने जबरदस्त कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 और 48 तथा 1965 के युद्ध में इस मामले का समाधान नहीं हुआ। 1948 के युद्ध के बाद कश्मीर के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों के बीच में काफ़ी मतलब संबंध बिगड़ते चले गए। ठीक है, दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न होता चला गया, और पाकिस्तान हमेशा यही मांग करता है कि उसको क्या मिल जाए, उसको
पूरा पूरा कश्मीर मिल जाए। वो आतंकवादी घटनाएं वहाँ पर बढ़ाता रहता है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ठीक है, के बीच में एक प्रकार की वार्ता करते हुए दिखा रखा है, ठीक है। परंतु इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान हमेशा चिल्ला चिल्ला कर क्या करता है, भारत को ही दोषी ठहराता रहता है और कभी भी अपने गिरबान में झाँक के नहीं देखता है। वो तो चाहता यही है कि जम्मू कश्मीर उसको मिल जाए, जबकि एक्चुअल में उसका है ही नहीं। वो क्या करता है, अपने आतंकवादियों को भेजता रहता है बॉर्डर में, या हमारे यहाँ के लोगों को खरीद लेता है पैसे देकर, ठीक है। तो इसी प्रकार की चीज़ें होती रहती है। अब आता है सियाचिन ग्लेशियर्स क्या है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर एक प्रकार का बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है, जिस पर क्या है, भारत का कब्जा है, ठीक है, बात समझ रही है। और सियाचिन अगर देखें राजनीतिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि बर्फ का पहाड़ है और आने वाले समय में अगर कभी युद्ध हुआ तो पानी के लिए ही युद्ध होगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे के सवाल पे भी तनातनी हुई है। 1960 तक दोनों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करे, और ये सिंधु भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्षों के बावजूद आज तक है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और जल नदी के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद है। कच्छ के रण में सरकरी की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद है। यह विवाद छोटा जन पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया गया, उसका असर सरक्रिक, ठीक है, इलाकों से सटे समुद्री संसाधनों के नियंत्रण पर भी पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों में वार्ता जो है वो चल रही थी, लेकिन अब वार्ता इस समय पूरी तरीके से बंद है। अब आता भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहमति हुई है, ठीक है, और थोड़ा बहुत मतभेद है, लेकिन हम आपस में मिलकर दूर कर लेंगे। भारतीय सरकार के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारण में भारत में अवैध आप्रवासियों पर ढका के गठन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरवाद को बढ़ावा देना, ठीक है, ये सब सम्मिलित है, ठीक है। लेकिन भारत क्या कर रहा है, कोशिश करता है कि अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर चले, ठीक है। भारत कभी नहीं चाहता कि उसके अपने पड़ोसियों से कोई संबंध बिगड़े। भारत देश हमेशा क्या करता है, अपने पड़ोसियों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज तक अगर आप इतिहास को उठा के देखोगे, आज तक कभी भी भारत ने अपने किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करा है। इवन भारत ने मदद ही करी है। आप बांग्लादेश को उठा के देख लो, भारत चाहता तो क्या बांग्लादेश को अपने साथ नहीं मिला सकता था, लेकिन नहीं, हमने आज तक ऐसा नहीं करा है। हमने क्या करा है, हमने इवन बांग्लादेश की मदद ही करी है, ठीक है, और उसको आज़ाद होने में, यानी अगर भारत नहीं होता बांग्लादेश कभी आज़ाद नहीं होता। बात समझ आ रही है। तो हमने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार से श्रीलंका से हमारे अच्छे संबंध हैं, नेपाल से हमारे अच्छे संबंध हैं, म्यांमार से ले लो, भूटान को तो हमने भारत ने अपना अच्छा संरक्षण प्रदान कर रखा है। भूटान की रक्षा का दायित्व तो भारत सरकार के पास है आज के टाइम में। और नेपाल और अगर हम देखें भारत के, तो कितने अच्छे रिलेशन है, हमारे बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, हम आसानी से जा सकते हैं। आज भी भारत सरकार की नौकरी निकलती है, नेपाली हो गए, भूटान हो गए, इन लोगों को भारत सरकार की नौकरियों में क्या दिया जाता है, मतलब फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है, ताकि ये यहाँ पर आकर कार्य कर सकें। इसी प्रकार से आप देखो, बहुत सारे नेपाली लोग आसानी से भारत में आकर क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है, बहुत सारे व्यापार कर रहे नहीं कर रहे। तो आप बता सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन और देशों से हमारे क्या अच्छे रिलेशन है, खासतौर से बाकी पड़ोसी देशों से, ठीक है। तो हो सकता है भगवान ने चाहा तो कभी भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन हो जाए, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब वहाँ की जनता स्वयं चाहे। भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन हो जाए, परंतु पाकिस्तान को सिर्फ कश्मीर के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। उसको ये नहीं दिख रहा कि उनके यहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, ठीक है, और दूसरे देशों से हमेशा क्या करता है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, यहाँ तक समझ होगा आप सबको। अब आता है व्यापार के तौर पे। आप देखो एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, साफ्टा क्या है। साफ्टा फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है, समझौता। ये 2002 में हुआ था। इसमें क्या था कि ये आसपास के जितने भी देश हैं मिलकर क्या करते हैं, व्यापार करेंगे दक्षिण एशिया के अंदर, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि मिलकर व्यापार करेंगे तो जब झगड़ा ही नहीं होगा। कोई भी देश जो है, अगर वो देश आपस में से व्यापारिक संबंध स्थापित कर लेना बहुत सारे, तो कभी युद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्यापार ही सबसे बड़ा। अरे भाई, युद्ध करके क्या करोगे, अगर तुम्हारे लोगों को रोजगार मिले, काम मिले, तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है ना। जमीन लेकर के अपने साथ लेके जाओगे, कभी नहीं। तो इसलिए सरकारों को भी क्या चाहिए कि हमेशा व्यापारिक संबंध अच्छे करें, ठीक है, कोशिश करें
कि एक दूसरे से अच्छे संबंध स्थापित हो सके। ठीक है, अब आता है शांति और सहयोग। दक्षिण एशिया के अंदर एक है सार्क, साउथ आशियान एसोसिएशन फॉर रीजनिंग कॉपरेशन। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई द्वारा बहुस्तरीय संसाधनों में आपस में सहयोग करना। ठीक है, इस संगठन का कार्य है। ये देखो, ये आपका चित्र बता रखा है, ये सारा ये क्या है, ये सार्क की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। ठीक है, तो ताकि आपस में मिलकर के व्यापार कर सके, मतभेद को दूर कर सकें। ठीक है, ये देखो, ये चित्र क्या दर्शा रहा है, ये चित्र दर्शा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सहयोगी देशों को क्या कर रहे हैं, एक साथ लाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, परंतु पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमारे सहयोगी देशों को हमेशा क्या खत्म करने का कार्य करता है, वो इलीगल एक्टिविटी करता रहता है, कभी हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाता रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारी तरक्की से जलता है वो। ठीक है, तो ऐसे आप बना बना के लिखोगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर है, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से बना बना के लिख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल तो इतना आसान होता है कि आप आसानी से बना के लिख सकते हो। अगर खाली आप मेरी ये वीडियो सुन भी लोगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्या याद हो जाएंगे। समझ गए बात को। भारत ने अपने पड़ोसी देशों को, आप देखो नेपाल के अंदर क्या आया था, नेपाल में भूकंप आया था, भारत ने क्या फटाफट पानी भेजा, आर्थिक सहायता भेजी है। ठीक है, इवन अगर आप उठा के देखोगे तो कई देशों में भारत ने आर्थिक सहायता दी है। समझ गए। तो भारत हमेशा क्या करता है, व्यापार को बढ़ावा देता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा भी भारत देता है। आज तक भारत ने किसी भी हमला नहीं करा है। ठीक है, तो इस तरीके आप क्वेश्चन बना बना के लिखोगे। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता ही है, साफ्टा क्या है, पाकिस्तान और भारत क्या रिलेशन है, नेपाल और भारत की क्या रिलेशन है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्या है, और भारत और पाकिस्तान के एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और बांग्लादेश का भी आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 100% आएंगे। तो सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन कर लें। ठीक है, जल्दी ही मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, और सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके जम के तैयारी करें ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको।